मिरर टीवी नेटवर्क के हमारे प्यारे दर्शकों, एक बार फिर हम आपसे रूबरू हैं, मुखातिब हैं, आपके सम्मुख हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो कथित सीज फायर जिसे नाम दिया जा रहा है या युद्ध विराम जिसको कहा जा रहा है, वो युद्ध विराम के बाद यानी 10 मई 2025 के बाद भी तमाम वो चर्चाएं थम नहीं रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है या ये सवाल पूछा जा रहा है। भारत की तमाम विपक्षी पार्टियां भी यही सवाल कर रही हैं कि ये युद्ध विराम करने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। और उसमें से ही एक ज्वलंत सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से क्यों की। ये घोषणा अगर युद्ध विराम होना ही था तो ये घोषणा हिंदुस्तान से होना चाहिए थी। इसी मुद्दे को तूल देते हुए हमारे हिंदुस्तान की तमाम विपक्षी पार्टियां, जिनमें कांग्रेस प्रमुख है, सरकार से विशेष सत्र संसद का बुलाने की मांग कर रही है। क्योंकि फिलहाल अभी संसद सत्र निकट भविष्य में नहीं है आयोजित होने वाला, तो वो कह रही है कि आप विशेष सत्र बुलाइए और इन तमाम सवालों पर हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आम जनता के मन में भी ये सवाल है कि जब हम जीत रहे थे, 4 दिन की स्ट्राइक में ही भारत ने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जो क्षति पहुंचाई, उसके जो एयरबेस तबाह कर दिए, उसके जो नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, रडार नेटवर्क को, कि वो दुश्मन के यहाँ से अगर कोई विमान आता है तो बहुत से ऐसे इलाके उसके थे कि वो रडार पे देख भी नहीं सकता था उनको, फिर बचाव कैसे करेगा अपने। तो ये तमाम जब चीज़ें भारत के पक्ष में थीं तो भारत को युद्ध विराम आखिर करना क्यों पड़ा, ये सवाल स्वाभाविक भी है। और अभी तक इसका जवाब ना सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री 2 दिन पहले टीवी पर आए थे और उन्होंने जनता को संबोधित भी किया था 8 बजे रात में आके। वो लगभग 8 बजे के आसपास ही आते हैं, आप जानते हैं। नोटबंदी की घोषणा उन्होंने की थी, तब भी 8 बजे ही आए थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की, लेकिन युद्ध विराम के बारे में उन्होंने जो कहा कि युद्ध विराम क्यों किया गया है, वो आम लोगों के गले अभी भी उतर नहीं रहा है पूरी तरह से। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसको देखते हुए युद्ध विराम की घोषणा भारत को स्वीकार करना पड़ी। पाकिस्तान की तो अपनी मजबूरी थी, वो तो प्रयास कर रहा था और युद्ध विराम के लिए उसने कई देशों से ये गुहार लगाई थी कि आप मध्यस्थता करें और भारत को रोकें कि वो युद्ध ना करे। तो उसकी तो बात समझ में आती है। भारत की ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तो दोस्तों, बहुत निष्कर्ष करने के बाद मिरर टीवी ने कुछ अपने आंकड़े जुटाए हैं और ये मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि जरूरी नहीं है कि वो सत्यता के निकट हों, लेकिन उन्हें विचार करना उन पर बहुत जरूरी है। और वो विचार इसलिए भी करना जरूरी है कि ये वाकई जब कोई देश जीत रहा होता है तो इस तरह से अचानक युद्ध विराम की घोषणा को वो स्वीकार नहीं करता। तो सबसे जो हमने एनालिसिस किए हैं, मिरर टीवी ने जो एनालिसिस किए हैं, मैं राजकुमार अंजुम, एडिटर इन चीफ मिरर टीवी का आपसे मुखातिब हूं। मैंने अपने भी एनालिसिस किए हैं, हमारी टीम ने भी किए हैं। और जो निष्कर्ष निकल के आया है, जिस पर अभी तक पूरी दुनिया की नज़र उतनी गहराई से नहीं गई है, वो निष्कर्ष ये है कि भारत ने सरगोधा में और नूर एयर खान एयरबेस जो पाकिस्तान का है, जहां से प्रधानमंत्री आवास जो है पाकिस्तान का, वो सिर्फ 15 मील दूर है और बहुत ही महत्वपूर्ण रावलपिंडी में आप जानते हैं कि आर्मी का बहुत बड़ा ठिकाना है। और सरगोधा के निकट जो है वो किराना हिल्स
जिसके बारे में ये कहा जाता है कि किराना हिल्स के वो चट्टानों की पहाड़ियां हैं और उसमें बहुत ही किसी बम प्रूफ उनको कहा जाता है। उनके भी नीचे काफी नीचे जाकर पाकिस्तान ने ऐसी सुरंगें बना रखी हैं कि उन सुरंगों में वो कुछ परमाणु उसके जो हथियार हैं उसने उनको छुपा के रखा हुआ है। और ये उसका जो जगह है उसका परमाणु परीक्षण करने की भी वो पसंदीदा जगह उसकी रही है और दुनिया की नजरों से छुपाकर उसने उसको रखा है। लेकिन 1990 में ये किराना हिल्स की चर्चा सामने आई थी, 1980 में बल्कि ये कहना चाहिए। लेकिन 10 साल के बाद अमेरिका के जो सैटेलाइट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। 1990 के आसपास उन्होंने ये पता लगा लिया कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को कहाँ छुपा रखा है। और ये आप जानते हैं, कोई भी देश हो दुनिया का, सभी परमाणु हथियार, जिस तरह से हम एक समझदार व्यक्ति अपना पूरा पैसा अपनी किसी एक जेब में नहीं रखता है, उसको इधर उधर अलग अलग जगहों पर रखता है कहीं, ताकि अगर कहीं कोई चोरी होती है या नुकसान होता है तो उसके बाद कुछ अलग से सुरक्षित रहें चीजें। यही परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया के देश करते हैं और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है। पाकिस्तान ने ज्यादातर अपना परमाणु हथियारों का जो उनका केंद्र था वो किराना हिल्स के आसपास ही था और चट्टानी पहाड़ियों के बीच नीचे जाके उसने सुरंगें बनाई थी। और ऐसी सुरंगें कि जिन पर अगर कोई बमबारी भी करता है तो उसका खामियाजा उन परमाणु जो अस्त्र हैं, उसके हथियार हैं, उनको ना भुगतना पड़े। तो ऐसी सुरक्षित जगह का पता 10 साल के बाद अमेरिका को लग गया और उसके सैटेलाइट्स ने ये पता लगा लिया कि ये कहाँ छुपा के रखे हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने, क्योंकि वो अमेरिका पे भी पूरी तरह भरोसा नहीं करता, ये सभी जानते हैं, शुरुआत के देशों में अमेरिका से उसने बहुत पैसा लिया और आतंकवाद मिटाने के नाम पे लिया। उसके बाद उसने ये भी कहा था कि जो उसका मुखिया था, जो पाकिस्तान अमेरिका में जो ट्विन टावर्स पे जो हमले हुए थे 9/11, तो उसने कहा था कि उसामा बिन लादेन, जो उसका सरगना कहा जा रहा था टीम का, हमला करने वाली टीम का, उसने कहा था कि हम इसको ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। और अमेरिका के साथ उसने दगाबाजी की। एबटाबाद में रावलपिंडी के पास उसने जो है वो तमाम दुनिया को धोखा देते हुए अपने मिलिट्री एरिया में उसको शरण दे रखी थी। लेकिन अमेरिका ने पता लगा लिया और उसामा बिन लादेन का अंत हुआ। किस तरह से हुआ ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। तो जाहिर है कि वो अमेरिका से पैसा लेता रहा, हथियार लेता रहा आतंकवाद के सफाई के नाम पे, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया और ज़्यादातर उसका टारगेट जो है वो भारत होता था। अभी भी उसने IMF से जो ऋण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, उसमें अमेरिका का भी रोल है, छुपे तौर पर कहीं ना कहीं उसका रोल है। वरना भारत सहित दुनिया के तमाम देश इस बात का विरोध कर रहे थे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और जो पैसा उसको मिलता है वो आतंकी गतिविधियों में उसका इस्तेमाल करता है, इसको ना दिया जाए ये पैसा IMF से। लेकिन उसके बाद भी दिया गया, अभी दूसरी किस्त भी उसकी जारी कर दी गई। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति है। लेकिन पाकिस्तान 2 घोड़ियों की सवारी हमेशा करता रहा है। अमेरिका से भी वो अपनी नज़दीकी बनाए रखी उसने और चीन के भी नज़दीक रहा। और चीन से जो उसकी नज़दीकियां हैं वो ज़्यादा वास्तविक हैं, क्योंकि चीन ने इन्वेस्ट भी किया है उसके यहाँ जाके काफ़ी कॉरिडोर में। और जो POK है वहाँ पे चीन ने काफ़ी सेटअप बड़ा बनाया है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पे विरोध हो रहा है चीनी सेटअप का, तो इसीलिए हो रहा है कि वहाँ चीन ने काफ़ी बड़ा सेटअप अपना बना के रखा हुआ है। तो चीन और अमेरिका दोनों की वो 2 घोड़ियों की सवारी हमेशा से करता रहा है पाकिस्तान, और कामयाब भी रहा है। लेकिन अब उसकी पोल खुल चुकी है। तो वो नहीं चाहता था कि अमेरिका को ये मालूम हो कि उसके परमाणु हथियार कहाँ छुपा कर रखे गए हैं। उसने उनको डाइवर्ट किया है इधर उधर, लेकिन अभी भी उसका काफ़ी जखीरा जो है वो वहाँ पे मौजूद है। और ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान ने
अपनी आकाश और ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान के 11 एयरबेस पे उसने हमला किया और उनको तहस नहस किया। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ सरगोधा और नूर खान एयरबेस, जो सैन्य ठिकाने माने जाते हैं पाकिस्तान के और सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वहाँ के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, उन सब के जो विमान हैं वो उसी एयरबेस पे रखे हुए थे। और वो ये माना जा रहा है कि वो बच गए बाल बाल इस हमले में, उनको क्षति तो नहीं पहुंची लेकिन वो पहुंच सकती थी क्योंकि बहुत नज़दीक थे। भारत ने जो हमला किया उसके बहुत नज़दीक थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका से जब डाइवर्ट उसने कर दिया परमाणु हथियारों को, तो फिर ये तमाम दुनिया के सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी ये अफवाहें इस वक्त बड़े जोर शोर से चल रही हैं कि हिंदुस्तान के हमले में रेडिएशन लीक हुआ है पाकिस्तान में, और वो रेडिएशन लीक होने की वजह से वहाँ के हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। और ये बात जब भारत को मालूम पड़ी, क्योंकि भारत भी अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से और दुनिया के तमाम देश भी कि क्या चल रहा है दोनों देशों के बीच में, अमेरिका बार बार ये कहता रहा कि हम पैनी नज़र रखे हुए हैं, तो वाकई पैनी नज़र दुनिया की थी और भारत की भी पैनी नज़र थी। तो भारत ने उसको जो वहाँ पे जो घटना हुई और जिसको ये कहा जा रहा है कि वहाँ से रिसाव हुआ, हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय स्पष्ट तौर पर इस बात का खंडन कर चुका है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ना तो कोई परमाणु हमला किया अपने 4 दिन की स्ट्राइक में, और ना उसके किसी परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश उसने की। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो सरगोधा पे अटैक हुआ और वो भारत की तरफ से हुआ, और वहीं पे नज़दीक किराना हिल्स जो उसके परमाणु ठिकाना जिनको माना जाता है, तो वहाँ पर किसी न किसी तरह से उसके हमलों की धमक उसके परमाणु हथियारों पर वो महसूस की गई और उसी की वजह से वो रेडिएशन वहाँ फैल रहा है। तो ये बात जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के कहने पे भारत ने ऐसा क्यों किया, असल में जहाँ तक ये पुष्ट तो नहीं है कोई बात इस तरह की, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध विराम का सीज फायर का श्रेय लेना चाहते हैं, सेहरा लेना चाहते हैं, और अभी भारत के तमाम खंडन के बावजूद, विरोध के बावजूद, उन्होंने 2 दिन पहले सऊदी अरबिया में वो थे और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो प्रिंस हैं सलमान, उनकी मौजूदगी में और तमाम राजदूतों की मौजूदगी में दुनिया के एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि उन्होंने बड़े सूझबूझपूर्ण तरीके से और काफ़ी लंबी वार्ताएं करके भारत और पाकिस्तान के आर्मी के लोगों से और सरकार के प्रतिनिधियों से इस युद्ध विराम को रुकवाया है। ये फिर उन्होंने दोहराया और अब की बार तो वो और आगे बढ़ गए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने दोनों देशों से ये कहा कि उनके व्यापार को भी हम प्रभावित कर देंगे, अमेरिका उनसे कोई व्यापार नहीं करेगा, और अगर युद्ध विराम नहीं किया जाता है और जो देश इसका विरोध करेगा दोनों देशों में से, तो हम, उन्होंने यहाँ तक इस्तेमाल किया एक शब्द के ब्लैकमेलिंग करके मैंने इस युद्ध विराम को अंजाम दिया। अब ये बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति इतनी बड़ी बात कह रहा है। अब ब्लैकमेलिंग में एक बात ये भी समझ में आती है कि जाने अनजाने अगर कहीं भारत के हमलों में वो धमक जो है वो पाकिस्तान के किराना हिल्स में जो परमाणु हथियार थे और वहाँ कोई नुकसान अगर हुआ और रेडिएशन शुरू हुआ, तो ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने संभव, ऐसा मिरर टीवी का मानना है कि उसने, अमेरिका ने ये बात भारत के जो जिम्मेदार पक्ष थे उनको ये बात बताई कि अगर ये मामला बढ़ेगा तो ये माना जाएगा कि भारत ने परमाणु हमला पहल की, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऐसा किया नहीं। तो चाहे भले ही वो अनजाने में हुआ हो, लेकिन ये गलती अगर हुई है और रेडिएशन अगर हो रहा है तो ये पाकिस्तान के जो लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हवा के माध्यम से वो रेडिएशन फैलता है। और माना तो ये भी जा रहा है कि अगर वो रेडिएशन बढ़ा और हिंदुस्तान की तरफ हवाओं का रुख हुआ तो वो यहाँ भी आ सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। और ये चर्चाएं मीडिया में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी हैं और बड़े मीडिया घरानों के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि कोई छुटपुट मीडिया घराने इस तरह की चर्चाओं को अंजाम दे रहे हैं। दुनिया के बड़े जो टीवी नेटवर्क्स हैं
और जो मतलब प्रिंट मीडिया के, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस जैसा हिंदुस्तान का जो उनकी वेबसाइट है, उन्होंने भी इसको चर्चा में लाया है। TV9 उसने भी अपनी चर्चाओं में इसको लाया है। आज तक इंडिया टुडे, बड़े बड़े मीडिया घराने इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन पुष्ट कोई इसलिए नहीं कर रहा है इस तरह की चीज को कि अभी तक सरकारी स्तर पे, दोनों देशों के सरकारी स्तर पर कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। लेकिन दबे जवान से, क्योंकि अगर ये लीक होती है बात, तो पाकिस्तान में वैसे ही आक्रोश है सेना के खिलाफ और वहां के सरकार के खिलाफ, और ये फिर विरोध बढ़ेगा कि आप अपने परमाणु हथियारों तक की सुरक्षा नहीं कर पाए। और पाकिस्तान तो अभी ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के हमलों में उसको कोई बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है, और वो तो बल्कि ये उसने तो ये अफवाहें फैलाई दुनिया के सामने कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान था। आप सभी जानते हैं कि रक्षा मंत्री ने ये कहा कि हमने भी हिंदुस्तान के कई जहाज़ों को गिराया और राफेल भी उनका गिराया। और तो दुनिया ने, मीडिया ने जब उनसे ये कहा कि सबूत आप हमें दीजिए, जिस तरह से हिंदुस्तान ने बिल्कुल प्रामाणिक सबूत दिए, इस बार हिंदुस्तान ने चूक नहीं की, क्योंकि पिछली बार ये एयर स्ट्राइक की थी तो हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर से कांग्रेस ने, इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया था कि ये एयर स्ट्राइक के सबूत हमें चाहिए और हम इसको नहीं मानते। अब बताइए, इनडायरेक्टली उसका मतलब यही था कि अगर आप सबूत नहीं देंगे तो हम नहीं मानेंगे। तो इस तरह से इस बार सरकार ने सैटेलाइट्स के माध्यम से बिल्कुल पुख्ता तस्वीरें, जो डैमेज वहां हुए हैं और जो कुछ भी कार्रवाई सेना की है, उसके पूरे वीडियो, जो पूरे तस्वीरें भारतीय सेना के पास, सरकार के पास मौजूद हैं। और जो आर्मी के जो अभी प्रमुखों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में की थी, उसमें वो सबूत मीडिया को मुहैया भी कराए गए। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि सबूत कहाँ है, अगर आपने हिंदुस्तान की मिसाइलों को गिराया है और उनके राफेल को गिराया है, दूसरे जहाज़ों को गिराया है, तो उन्होंने कहा था कि सबूत जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं था इस बात का। तो इसकी बड़ी जग हंसाई उन्हें झेलना पड़ी पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान के अंदर, वहां के संसद में, वहां के सांसदों ने ये बात कही, और प्रधानमंत्री तक को, वहां के प्रधानमंत्री तक को भी गीदड़ कहा, शहबाज शरीफ को, इस बात के लिए कि वो मोदी से इतना खौफ खाए हुए हैं कि मोदी का नाम तक लेने से डर रहे हैं और हिंदुस्तान पे कार्रवाई करने में वो सक्षम नहीं है। और वहाँ की जनता, वहाँ के तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास लड़ने की क्षमता नहीं थी तो फिर आप आगे क्यों बढ़े। तो ये परमाणु अभी जो रेडिएशन की बात है, ये वहाँ की सरकार भी इसको दबे जवान से तो भले ही स्वीकार कोई कर ले वहाँ, लेकिन स्पष्ट तौर पर उसका खंडन वो कर रही है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसका खंडन किया है। लेकिन आप समझिए संकेतों को, मोदी ने जितनी बार भी युद्ध विराम या सीज फायर, जिसको नाम दिया जा रहा है, असल में वो वार ऑन होल्ड है, वो सीज फायर नहीं है, इसके बावजूद मोदी ने बार बार इस बात के प्रति जोर दिया है कि अब भारत पाकिस्तान की किसी भी परमाणु धमकी से ब्लैकमेल होने वाला नहीं है। क्यों? इसकी वजह यही है कि भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि हमारी पहुंच तुम्हारे परमाणु अड्डों तक भी है, तुम्हारे हथियार जहां तुमने छुपा के रखे हैं, अगर हम अपने पे आ जाएं तो उनको भी तहस नहस कर सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस बात को जानता था और उसको मालूम पड़ गया था, वहां की आर्मी को भी और वहां की सरकार को भी, कि अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो दिन जब भारत जो है परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, क्योंकि सरगोधा और एयरबेस पर तो वो पहुंच ही गया और वो सबसे प्रमुख उसकी रीढ़ तोड़ दिया। वहां से ना 11 एयरबेस को नष्ट किया, तो ना तो वहां से युद्धक विमान पाकिस्तान के उड़ सकते थे हिंदुस्तान पे हमला करने की दृष्टि से, या कोई और एक्टिविटीज वहां से वो अंजाम दे सकता था। इस तरह क्षति पहुंचाई गई है। तो वो घबरा गया और उसके बाद ही उसने दौड़ लगाई पूरी दुनिया के देशों के सामने, जिसमें अमेरिका तो था ही, उसने सऊदी अरबिया से, यूएई से, कतर से, सभी से कहा कि आप भारत पे दबाव डालिए और ये हमले रुकवाइए भारत की तरफ से। और भारत को इनडायरेक्टली इस बात की भनक लग चुकी थी कि कुछ गड़बड़ हुआ है, ऐसा लग रहा है। इसीलिए मोदी जी हमारे बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो ब्लैकमेल नहीं होगा परमाणु धमकियों से। और
युद्ध विराम को भी भारत ने, जहां तक मेरा मानना है, मेरा टीवी का मानना है, शायद इसीलिए स्वीकार कर लिया है कि अभी इसको विराम दे दो, वरना ये मामला अगर तूल पकड़ा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और पूरी दुनिया हिंदुस्तान पे जो अभी साथ में है, और हिंदुस्तान पे साथ में इसलिए दुनिया थी कि हिंदुस्तान ने जो भी अटैक पाकिस्तान पे किए वो उनकी सारा ब्यौरा जो है वो दुनिया के देशों के साथ, उनके राजदूतों के साथ, उनके प्रमुखों के साथ, सरकारों के, वो शेयर करता रहा। और जो कर्नल सोफिया हैं, जो जिन्होंने लीड किया इसको, और व्योमका सिंह और हमारे आर्मी के जो तमाम प्रमुख हैं, उन्होंने समय समय पे मीडिया में उसको सामने आकर ब्रीफिंग की। और पाकिस्तान ने असल में जो लड़ाई वो लड़ रहा था, पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि छद्म युद्ध करता है, आतंकवादियों के माध्यम से जो कर रहा है वो भी छद्म युद्ध है, क्योंकि वो जानता है कि सीधी लड़ाई में हम हिंदुस्तान से नहीं जीत सकते, तो वो छद्म युद्ध करता है और करता रहा है और करता रहेगा। तो उसने साइबर हमले भी करने की कोशिश की हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान ने नाकाम कर दिए। और उसने ये भी कोशिश की कि हिंदुस्तानी मीडिया में जाके या पूरी दुनिया के मीडिया में जाके प्रचार करे कि पाकिस्तान हावी है और पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान किया है। तो हिंदुस्तान ने इस बार सजग था, उसने सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया जो झूठा प्रचार कर रहे थे। एक्स के कई अकाउंट्स उसने बंद कराए हिंदुस्तान ने प्रयास करके, और फेसबुक और इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वहां पर भी उसने अपने स्पष्ट और ये कहा, हिंदुस्तान की सरकार ने, यहाँ की सेना ने, कि किसी पर भी भरोसा ना किया जाए। जो मीडिया ब्रीफिंग हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है, जो यहाँ की सेना के प्रवक्ता कर रहे हैं या सरकार के लोग करते हैं, वही सच है। बाकी पाकिस्तान जो भी मीडिया के माध्यम से जो भी प्रचार प्रसार कर रहा है वो सब झूठा है, और वो भ्रमजाल में उलझाना चाहता है दुनिया को भी और भारत को भी और भारत के लोगों को भी। तो ये समझिए आप कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई तो है, और ऐसा लगता है कि क्योंकि ये बात भी सही है और मीडिया में ये बात आई है, सोशल मीडिया में आई है कि रेडिएशन तो कहीं ना कहीं वहाँ है पाकिस्तान में, और सैकड़ों लोग, हजारों लोग, बल्कि अब तो 80,000 करीब लोग बताए जा रहे हैं कि उससे प्रभावित हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे एक संदेश तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दे दिया है और बहुत क्लियर है कि अगर मीडिया की वो परमाणु हमलों की धमकी आपने दी और या कभी गुस्ताखी की इस तरह का करने के, तो एक शेर के माध्यम से, 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, जो क्योंकि जो 2 पंक्तियां शेर की होती हैं बहुत बड़ा काम करती हैं। मैं बहुत देर तक बोलूंगा, आप नहीं समझेंगे, इसको समझ लेंगे आप, कि जो पाकिस्तान के लिए कह रहा है हिंदुस्तान कि जो बचना भी चाहे तू मरने से पहले, जो बचना भी चाहे तू मरने से पहले, ठिकाने लगा दूंगा डरने से पहले। ये किया है हिंदुस्तान ने। बचने तो बहुत कोशिश की पाकिस्तान ने, लेकिन वो बच कहां पाया, तहस नहस कर दिया हिंदुस्तान ने 4 दिन में ही पाकिस्तान को। और ये दुनिया का ऐसा पहला युद्ध है जिसमें इतनी कामयाबी के साथ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया कि जिसको वो युद्ध का नाम भी नहीं उसने दिया। उसने कहा कि हम तो पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने तबाह कर रहे हैं और हमारा ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं है। उसने पाकिस्तान के जो LOC है, सीमा का जो बॉर्डर है, उसको भी क्रॉस नहीं किया और पाकिस्तान की धरती पर जाके पाकिस्तान को मारा और तहस नहस कर दिया, और उसके 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को और उनके तमाम ठिकानों को नष्ट कर दिया। ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। और अमेरिका और इजराइल को ये पावर माना जाता है कि वो मिसाइलों, टारगेटेड मिसाइलों से लक्ष्य करके जहां पे भी मिसाइल फेंकता है वहां पर वो लगती हैं मिसाइलें और अपना टारगेट को पूरा करती हैं। अमेरिका ने ईरान में कुछ नेताओं को, कुछ और दुनिया में भी उसने ये टारगेटेड मिसाइलों के हमले किए, उनको मारा। इजराइल ने भी यही काम किया, लेकिन किसी अन्य देश ने दुनिया में अभी तक ये नाम और ये काम हासिल उसको नहीं है। केवल हिंदुस्तान है जिसने टारगेटेड मिसाइलों के जरिए और सिर्फ 3 से 4 दिन में पाकिस्तान में वो तबाहियां बर्पा की कि पाकिस्तान की रूह थर्रा उठी, पाकिस्तान कांप उठा और युद्ध विराम के लिए चीखने लगा वो पूरी दुनिया के सामने कि बचाओ बचाओ। इसका दूसरा मतलब यही है कि बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा था पाकिस्तान। तो सच्चाई यही है कि हमने इतनी कामयाबी के साथ, अब वो आप भारतीय सेना को
इसके लिए बधाई दें या सरकार को बधाई दें, क्योंकि सरकार ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी थी कि आप जिस तरह से चाहें इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को। तो ऑपरेशन सिंदूर ने जो कुछ भी इस 4 दिन के अंदर सेना ने किया, वो पाकिस्तान हाहाकार कर बैठा, वहाँ की आवाम हाहाकार कर बैठी, वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार। और ये भी कहा जा रहा है, और ये गलत भी नहीं है, कि वहाँ का जो सेना प्रमुख था आसिम मुनीर, वो बंकर में जाके छुप के बैठ गया था। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ भी बंकर में जाके, और इन्होंने दोनों ने अपने परिवारों को विदेश भेज दिया सुरक्षित, पहले ही हमले के पहले, भारत के हमले के पहले। और इतने डरे हुए हैं वो लोग कि अब ये बात तो पाकिस्तान की संसद में वहां के एक सांसद ने खुले तौर पर कही कि जिस देश का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गीदड़ हो, और अगर वहां के जवान अगर शेर भी हों, और उनकी रहनुमाई एक गीदड़ कर रहा हो, तो कभी युद्ध नहीं जीत सकता। ये बिल्कुल क्लियरली हिम्मत करी, दिखाई वहां के एक सांसद ने, वहां की संसद में ये बात कही गई। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस स्थिति में इस समय खड़ा हुआ है। और मैं अपनी 2 पंक्तियां, एक शेर मैंने कहा है इस तमाम हालात पे, तो वो मैं पेश करना चाहता हूं आपके सामने। और वो इस तरह से हैं कि सभी दिशाएं आज कर रही मिलकर ये ऐलान, सभी दिशाएं आज कर रही मिलकर ये ऐलान, हार गई है पाक की सेना, जीता हिंदुस्तान। ये पूरी दुनिया इस बात को कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो वही भावनाएं जो भारत की भावनाएं हैं और जो दुनिया देख रही है, वही मैंने इन 2 पंक्तियों में कहा है। तो हालात तो ऐसे विकट हैं कि पाकिस्तान इस समय थर थर कांप रहा है। और इस युद्ध विराम, जिसको सीज फायर कहा जा रहा है, भारत ने स्वीकार जरूर कर लिया है, लेकिन मोदी जी ने और भारत की सेना ने, दोनों ने ये क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो पाकिस्तान के खौफ की वजह यही है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो भारत फिर से कभी भी अटैक कर सकता है। और भारत ने इसको रोका नहीं है, इसको पोस्टपोन किया है, वो कह रहा है स्थगित किया है हमने। अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो हम बिना चेतावनी के हमला करेंगे। इसके अलावा जो सिंधु जल समझौते को निलंबित किया था भारत ने, जिससे पाकिस्तान में तबाही है इस समय, सिंचाई के लिए आने वाले वक्त में एक एक बूंद पानी को पाकिस्तान तरसने वाला है, क्योंकि 80% आबादी भारत के इस सिंधु जल समझौते को रद्द करने से प्रभावित होगी। ना तो वहाँ फसलों की सिंचाई हो पाएगी और ना पीने तक के लिए पानी के लिए तरस जाएंगे लोग। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो निलंबन हम बहाल नहीं करेंगे, उसको हम अभी वैसे ही रखेंगे। और पाकिस्तान गुहार कर रहा है, वहाँ के मंत्री चिट्ठी लिख लिख कर भारत सरकार को ये कह रहे हैं कि आप अपने फैसले फिर से एक बार विचार कीजिए। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि इस फैसले पर अभी कोई विचार नहीं होगा जब तक, भारत ने देखिए कितना बड़ा गेम खेला है कि 4 दिन के हमलों में पाकिस्तान को इतना टेरराइज कर दिया है कि इतना टेरराइज तो वो 1971 की जंग में, जबकि उसके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था भारत की सेना के सामने, तब भी इतना खौफ उसके अंदर नहीं था, इतना डरा हुआ है वो। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चैनल्स के इंटरव्यूज में और टीवी पर सामने आकर ये बात कही, उसके वीडियोज मौजूद हैं। उसने ये बात कही, शहबाज शरीफ ने, कि पाकिस्तान बहुत मजबूरी में ये युद्ध विराम का निर्णय लेने के लिए बाध्य हुआ है, और अगर हम ये फैसला नहीं लेते तो कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के कब्जे में आ जाता। कितनी बड़ी बात है, और ये हकीकत भी है। और इसी का फायदा उठाते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि ये केवल एक अस्थाई विराम है, और स्थगित हमने किया है, इसको हम पोस्टपोन किया है, हम इसको अभी लागू पूरी तरह से नहीं करना चाहते और ना करेंगे। और अगर पाकिस्तान कोई गुस्ताखी करता है, कोई हमाकत करता है, तो हम उस पर पूरी ताकत के साथ फिर से उसी तरह से हमले करेंगे। और पाकिस्तान का खौफ जो है वो इसीलिए है। और इसी खौफ का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 2 मांगे रखी हैं पाकिस्तान के सामने। आप समझिए कि कितनी बड़ी मांगे हैं कि एक तो जितने भी आतंकवादी वहाँ के भारत में वांछित हैं, उन सारे आतंकवादियों को, जो वांछित आतंकवादी हैं, उनके सरगना हैं, वो भारत को सौंपे पाकिस्तान पहले, तब हम स्थायी युद्ध विराम के बारे में सोचेंगे। और दूसरा उसने ये कहा है कि जो POK है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है,
उसको भारत को सौंप देना चाहिए पाकिस्तान को। और अगर वो उसको नहीं सौंपता है तो ये लड़ाई बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और हम कभी भी फिर से अटैक कर सकते हैं और पीओके को वापस लेने के लिए अटैक कर सकते हैं। ये बात पाकिस्तान भी जानता है और पाकिस्तान इतना दहशत में है इस समय। और जहां का प्रधानमंत्री ये खुल के कह रहा है टीवी मीडिया वालों के सामने कि अगर हम इसको, अपने देशवासियों को हालांकि वो संबोधित कर रहा था, लेकिन उसने ये कहा कि अगर ये हम नहीं करते ये युद्ध विराम को स्वीकार और इसको हम गुहार नहीं लगाते दुनिया के सामने, तो पूरा पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के कब्जे में जा सकता था। तो अब वो ये बात तो समझ रहा है, वहां की सेना भी समझ रही है, क्योंकि तभी तो वहां का आर्मी चीफ बंकर में छुप के बैठा था। तो अगर वो अपने आप को, पाकिस्तान को बचाना चाहता है, कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है कि पीओके जो है वो हिंदुस्तान के हवाले कर दे। और आतंकवादियों की जहां तक बात है, वो हमेशा धोखा दिया उसने भारत को। और वो कई बार तो ये भी कह चुका है, कई आतंकवादियों पर, वो तो मर गए, मारे जा चुके। बाद में दुनिया और सैटेलाइट्स के माध्यम से अमेरिका ने, कभी भारत ने उनको जिंदा देखा और फिर वो उनकी एक्टिविटीज को बाकायदा रिकॉर्ड किया गया और फिर वो पाकिस्तान को मानना पड़ा कि हाँ वो जिंदा है। तो वो आतंकवादियों को सौंपने की बात जहां तक है, वो आधा अधूरा इस तरह से करके भारत को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन पीओके के मामले में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। उसको, अगर भारत को, अगर उसको स्थायी संबंध अच्छे करने हैं और युद्ध विराम से बचना है, युद्ध विराम को लागू कराना है और अपने भारत के हमलों से बचना है, तो उसको पीओके को भारत को सौंपना पड़ेगा। और ये बात कहीं ना कहीं भारत जानता है। इसीलिए एक मुगले आजम जो फिल्म थी, उसमें दिलीप कुमार ने ये डायलॉग अपने पिता पृथ्वीराज कपूर, जो मुगले आजम जिनको कहा गया और जो अकबर का किरदार जिन्होंने अदा किया, उन्होंने ये कहा था कि सलीम, यानी उनका बेटा अकबर का, वो बिना जंग के भी कामयाब है। अब बताइए आप। तो अगर कहीं ऐसा होता है कि पीओके भारत को मिलता है और बिना जंग के मिलता है, तो वो बात बिल्कुल सही हो जाएगी। जो मुगले आजम का जो डायलॉग है, वो उन्होंने तो, क्या आसिफ साहब ने तो ये डायलॉग जो है वो ये सोच के फिल्म में नहीं रखवाया होगा कि ये कभी सच्चा भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है तो ये बेशक ये बिल्कुल सच्ची बात हो जाएगी। अब ये समझिए आप कि ऐसा ही नहीं है पाकिस्तान के मन में ये खौफ। जो 11 एयरबेस भारत ने नष्ट किए हैं, उसमें वहां के जो स्क्वाड्रन लीडर हैं उस्मान यूनुस पाकिस्तान के, उनके समेत 50 से ज्यादा उनके आर्मी के बड़े अफसरान और उनके लोग जो हैं, सेना के लोग, उसमें मारे गए हैं, हताहत हुए हैं। तो कितना बड़ा हमला वो था। और पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जान गया है। और ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने भी कह दी है कि हम ऐसे ही नहीं कहते थे कि हम घर में घुस के मारेंगे। आपके घर का, पाकिस्तान का एक एक कोने तक हमारी अप्रोच है और हम जहां चाहें, जब चाहें, जिस समय चाहें, समय भी हम तय करेंगे, हमलों का तरीका भी हम तय करेंगे और हम तहस नहस कर देंगे आपको। और ये दिखा दिया करके हिंदुस्तान ने। और पाकिस्तान के खौफ की वजह, असल वजह यही है। तो आप समझिए कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान उसको पीओके के हवाले कर दे, आज नहीं देर सवेर कर दे। और ये भारत जानता है, इसीलिए वो उसने कभी इस युद्ध के 4 दिन के युद्ध के दरमियान ना तो उसने अपनी सेना को पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके उनके देश में भेजा, क्योंकि उसने जरूरत नहीं समझी। उसने यहीं से एयर स्ट्राइक करके और पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई है कि बरसों तक उभर नहीं पाएगा वो, कई दशकों तक वो इसको महसूस करेगा। और वो कामयाब भी है हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। तो अब आप समझिए कि जो हिंदुस्तान है वो किस मुकाम तक जाके उसने पाकिस्तान को क्षति पहुंचाई है। और पाकिस्तान दुनिया के देशों के सामने कुछ भी कहता रहे और अपनी आवाम से, यहां तक कि उसके प्रधानमंत्री वहां अभी कराची में, वहां के आतंकवादियों ने, कराची में जो दहशत गर्द हैं वहां के, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में कराची में वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जलसा किया और जिसमें ये कहा कि पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तान को, वहां की सेना को परास्त कर दिया। अब बताइए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये लोग। और इतना बड़ा दहशतगर्दों का जमावड़ा, उसको वहां की ना तो सेना ने रोका और ना वहां की पुलिस ने रोका।
इससे एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि वहां के दहशतगर्दों को वहां की सेना और पुलिस और सरकार का समर्थन प्राप्त है। और उसके पहले जो भारत ने वहां के आतंकी अड्डों पर, जो 9 आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक की थी 6 और 7 मई की रात में, वहां जो आतंकवादी मारे गए थे, उन आतंकवादियों के जनाजे में वहां के आर्मी के कई अफसरान, बड़े अफसरान, छोटे मोटे नहीं, वो मौजूद देखे गए और वहां उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। और ये रिकॉर्डेड तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं, पूरी दुनिया के सामने हैं। तो अब किस आधार पर पाकिस्तान ये बात करेगा कि वहां की सेना और वहां की सरकार आतंकवादियों को प्रश्रय नहीं देती है? यहाँ वहां के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो कैमरे पे आकर ये स्वीकार किया था कि हम अमेरिका के दबाव में 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं कि आतंकवादियों को पाल रहे हैं, पूछ रहे हैं और उनको पनाह दे रहे हैं और उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ये रक्षा मंत्री का बयान है। तो अब परवेज मुशर्रफ, जो वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं, सेना प्रमुख भी थे, उन्होंने भी अपने कई इंटरव्यूज में इस बात को माना कि हाँ, हमने आतंकवादियों को पाला। और अभी वहीं के विदेश मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि वो पुलवामा का जो हमला था वो पाकिस्तान ने कराया था। उन्होंने उसको जीत की तरह प्रचारित किया कि ये पाकिस्तानी सेना की रणनीति थी कि 40 जवान हिंदुस्तान के उसमें हमले में शहीद हुए और पाकिस्तान की ये जीत थी। अब आप समझ लीजिए कि खुल्लम खुल्ला ये जो ऐलान कर रहे हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े राजनेता, वहाँ के आर्मी के अफसरान, तो ये दुनिया की नज़र में नहीं आएंगे क्या? लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दुनिया की नज़र में ये हैं, तो फिर दुनिया पाकिस्तान पे कार्रवाई करने में गुरेज क्यों करती है, क्यों नहीं करती है? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान जिस तरह से प्रगति कर रहा है, जो 5वीं अर्थव्यवस्था, जो ब्रिटेन जो हिंदुस्तान पे शासन जिसने किया 150-200 साल तक, वो 6वीं अर्थव्यवस्था है, हिंदुस्तान 5वीं अर्थव्यवस्था है। और अभी मोदी ने कह दिया है कि 2029 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन के दिखाएंगे। तो दुनिया जो है ये चाह रही है कि हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह से जंग में उलझा दिया जाए कि वो जो है वो फिर उभर ना पाए उसमें से, उसको आर्थिक क्षति भी बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति भी पहुंचे और वहां की सेना, वहां का गोला बारूद और ये सब चुक जाए और वहां का जो अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाए पूरी तरह से, और वो 5 में से भी अर्थव्यवस्था नीचे चला जाए, तीसरी अर्थव्यवस्था तक जाना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये दुनिया के, अमेरिका भी यही चाह रहा, ब्रिटेन भी चाह रहा, दुनिया के तमाम देश ये चाह रहे हैं, चीन भी यही चाह रहा है और भारत उनकी चाल को समझ गया। इसीलिए भारत ने ये कह दिया कि ये कोई युद्ध नहीं है, उसने युद्ध नाम ही नहीं दिया उसको, हालांकि वो था युद्ध। और पाकिस्तान को बिना उसकी सीमा में घुसे, उनके बॉर्डर क्रॉस किए बिना इतनी क्षति पहुंचाई कि हम शायद बॉर्डर क्रॉस करके भी इतनी क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। हमारे जो साहिल लुधियानवी साहब थे, एक बहुत बड़े शायर गुजरे हिंदुस्तान में, फिल्मी गीतकार भी थे और बहुत बड़े शायर भी थे, लाहौर से ही उनका ताल्लुक था। उन्होंने अपने एक शेर में ये बात कही है कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो अब जंग ही सही। अब बताइए, ये जो साहिल लुधियानवी साहब ने ये बात कही थी, हिंदुस्तान कभी जंग नहीं लड़ना चाहता, पाकिस्तान क्या दुनिया किसी देश से भी उलझना नहीं चाहता वो, लेकिन जब आप हमारी सेना को चैलेंज करेंगे खुले तौर पर और हमारे देश के निहत्थे और निर्दोष मासूम पर्यटकों को निशाना बनाएंगे, 26 पर्यटकों को तुमने मार दिया पहलगाम में, उनका कोई दोष नहीं था, तो फिर उसको ये मजबूरन ये कार्रवाई करना पड़ी और ये कार्रवाई वो आगे भी करता रहेगा। और अब उसने बिल्कुल चेता दिया है पाकिस्तान को कि हम आपके जो पाले पोसे हुए आतंकवादी हैं और आपकी जो सरकार है उसमें आगे से हम कोई फर्क नहीं करेंगे और हम आपको भी आतंकवादी मानेंगे, आपकी सरकार को, अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज में अगर मुब्तला रहते हैं, और हम बिना किसी चेतावनी के हमला करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर रुका ही नहीं है, वो जारी है और हम कभी भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये दहशत जो है, तो अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा 10 बार। हालांकि वो कुत्ते की दुम की तरह उसकी फितरत है, वो करेगा ये आगे जाके, अभी नहीं करेगा, डरा हुआ है, लेकिन आगे जाके करेगा जरूर, लेकिन अब वो मुंह की खाएगा, क्योंकि अब भारत वो भारत नहीं रहा और ये ताकत भी उसने भारत की महसूस कर ली है और उसने भारत के सेना का भी
मनोबल कितना ऊंचा है, उनकी सेना का मनोबल कितना नीचा है, जिसका आर्मी चीफ जाके छुप जाए बंकर में, तो वहां की सेना का हाल आप समझ सकते हैं, उनका मनोबल देख सकते हैं, समझ। उनके पास ना हथियार गोला बारूद, 3-4 दिन का उनका स्टॉक था कुल। अब वो बेचारे क्या करते, उन्होंने कोशिश तो की लड़ाई की भारत से, लेकिन वो हार गए। तो ये आप तमाम सच्चाइयां मैंने आपके सामने रखी हैं, और आप इनको महसूस कीजिए कि भारत ने अगर युद्ध विराम को स्वीकार किया, और भले ही वो अमेरिका के कहने पे किया, जैसे कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई तो निश्चित तौर से है, ये बात तो आप समझना चाहिए आपको। भारत ने खंडन किया है कि अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की, और हमारी तो पाकिस्तान के डीजीएमओ से हमारे डीजीएमओ की बात हुई, उसके बाद हमने युद्ध विराम का फैसला लिया। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि पहली जो प्रतिक्रिया भारत की आई थी, उसने भारत के विदेश मंत्रालय ने दबी जबान से इस बात को स्वीकारा था कि हाँ, ट्रंप का इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं है। हमने डायरेक्ट बात की, ये भी कही थी उन्होंने। तो वो युद्ध विराम का वो अमेरिका का दावा तो स्वीकार नहीं किया भारत ने, कभी नहीं किया, ना आज कर रहा है, लेकिन उसमें सच्चाई तो कहीं ना कहीं है। और अगर वो सच्चाई है, तो वो सच्चाई ये मुमकिन है कि जो वहाँ रेडिएशन का जो रिसाव हो रहा है, और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर जो भारत ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी चोट पहुंचाई है, तो उस वजह से कि अभी ये मामले को तूल दुनिया के स्तर पे अगर दिया गया, और ये बात अगर फैलाई गई कि भारत ने वहाँ इस तरह की कार्रवाई की है पाकिस्तान के ऊपर, भले ही वो धोखे से हुई, लेकिन भारत सफाई देता रहेगा, दुनिया इसको मानने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि दुनिया भारत के लिए दो तरफा नीति अपना रही है, कथनी है कुछ है, करनी कुछ है। पूरी दुनिया के देश भारत की प्रगति से जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन के उभरे, और वो ये भी चाहेंगे कि पाकिस्तान से इसको उलझा दो और चीन से उलझा दो। लेकिन चीन भी बड़ा समझदार देश है, हम आपको बता दें। चीन जो है वो प्रगतिवाद की तरफ जा रहा है, वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, वो लड़ाई में उलझना नहीं चाहता, लेकिन वो डराना चाहता है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान डरने वाला अब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पे जो भी एक्टिविटी जो भी कार्रवाई भारतीय सेना की रही है, चीन भी थर्रा गया उससे। तो अभी इतना आसान नहीं है भारत को डराना, ये चीन भी जानता है। लेकिन दुनिया ये चाहती है कि भारत को उलझा दिया जाए। तो दुनिया की ये नीति हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सेना और हमारे राजनेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी जानते हैं और समझ गए हैं उसको, और इसीलिए उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। और वो कुछ भी कहता है, विपक्षी पार्टियां भी कुछ भी कहती रहे, भारत की सरकार ने जो जरूरी था वही किया, और आगे भी कभी झुकने और रुकने वाला नाम व्यक्तित्व का नाम नहीं है नरेंद्र मोदी। आगे भी जहां जो जरूरी होगा वो करेगा, और भारत की सरकार करेगी। और विपक्षी पार्टियों को हर बात बताना जरूरी भी नहीं होता, ये समझिए आप, क्योंकि अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों या उनके राष्ट्र प्रमुखों के साथ हमारी क्या बात हुई, हम उसको लीक नहीं कई बार मजबूरियां होती हैं सरकार की, वो लीक नहीं कर सकती। अब कांग्रेस क्या जरूरी है कि आप हमें बताइए, क्यों बताइए? जो जरूरी है उतना बता दिया जाएगा आपको, और आप कहें कि हर बात बताइए, तो बिल्कुल नहीं बताई जाएगी। तो कुछ भी हो, भारत की ये बड़ी जीत है, और इसमें अगर इसमें कहीं सच्चाई है कि उनके परमाणु ठिकानों को भारत ने नुकसान पहुंचाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझिए। बस आज के मिरर टीवी के इस एपिसोड में हमें आपसे यही गुफ्तगू करना थी। आगे हम फिर मिलेंगे और किसी अच्छे टॉपिक पर कुछ नई बातें लेकर आपसे हम रूबरू होंगे, आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और इसलिए कि आप इतना अपना कीमती वक्त देकर हमारे एपिसोड्स को देखते हैं, उनमें रुचि लेते हैं, और हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें आप, और उसको प्रसारित करते रहें, ताकि हम जो भी एक्टिविटीज करें वो आप तक पहुंचती रहें पहले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।